बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन पर खुसूसी ट्रांसमिशन PSL 2025 स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस। आज मैच तो नहीं है, रेस्ट है और PSL में एक रोज के रेस्ट के बाद कल जो मैच होगा वो खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर और ये मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच पर क्या होगा, क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है वो और जो प्रेशर है पिछले 3 मैच हारने के बाद उससे निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी, इस हवाले से हमने बात करनी है। और इस टूर्नामेंट में किस किस के लिए खतरा है कि वो प्ले ऑफ मरहले में दाखिल नहीं होगा, इस हवाले से भी बात करेंगे। आने वाली जो बांग्लादेश की सीरीज है उस हवाले से बात करेंगे। कल जो मैच ख़त्म हुआ हमने उसके ऊपर भी कुछ डिस्कशन करनी है और क्या फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मेरी को होस्ट अफजल जो हैं वो इस शो में मेरा साथ देंगी और उनसे क्या जानकारी उन्होंने इकट्ठी की है इस प्रोग्राम के हवाले से, PSL के हवाले से और आने वाले जो क्रिकेट है उस हवाले से वो भी जानेंगे। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ वीडियो कॉल पर इमरान मानी भाई जो कि इस वक्त UK में मौजूद हैं और पावर हिटिंग कोच भी हैं और बड़ा अच्छा खासा तजुर्बा रखते हैं, क्योंकि आज कल जो क्रिकेट चल रही है वो पावर हिटिंग के हवाले से ही उससे बातें हो रही हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट की बात हो रही है, मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होती है ये भी उन्हें पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू जी हैविंग मी। अच्छे लग रहे हैं आज आप ब्लू कलर में। अच्छा बस अभी अच्छा, बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई कल। जरा मैच पे बात कर लेते हैं हम, पेशावर और जो खेला गया कराची के दरमियान। मुझे ये बताइएगा कि सॉरी मुल्तान और लाहौर कलंदर से पेशावर ज़मीन के दरमियान, ये बताइएगा कल बाबर आजम फिर फ्लॉप हुए। आपने यकीनन उनका जो आउट होने वाला अंदाज है वो देखा होगा कि किस तरह से वो आउट हुए। अब तो डिस्कस इतनी शुरू हो चुकी है कि हमें बाबर से निकल जाना चाहिए और उन प्लेयर्स के ऊपर बात कर लेनी चाहिए जो कि इस वक्त ज़ेरे बहस नहीं है, जिनको हमेशा से ही लिवरेज दिया जाता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक मेन कोर का हिस्सा है, यानी कि शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान, ये वो 3-4 लोग हैं। नसीम शाह की भी अब जिक्र कर लेते हैं क्योंकि बहुत रस्सी ढीली हो गई है, रस्सी अब खींचनी पड़ेगी। तो ये तो 4 मुझे नहीं लगता होंगे, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें देख रहा था और मैं कुछ जराए से भी बात कर रहा था। वो कहते हैं कि इन सबको एकदम निकालना किसी के बस की बात नहीं है और इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। आपको क्या लगता है? ऐसे ही है ये इमरान। सबसे पहले तो अगर बाबर से देखते हैं, बाबर वो शेल में जा चुका है, इसमें हम सबका कसूर है। उसको जहां तक हम लेके आए बाबर, और वो इतना डिस्टर्ब नजर आ रहा है जिसकी वजह से उसका टेक्निकली फ्लो बहुत सारा टेक्निकल प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं उसमें। वो बहुत ज्यादा स्लो हो गया। उसके जो ट्रिगर मूवमेंट है, जो की थिंग होती है एज ए बैट्समैन ऑफ तालम कोच, कि जो बैट्समैन की जो ट्रिगर मूवमेंट होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो पहला उसका जो पांव चलना होता है, तो वो वहां से बाबर बहुत वीक हो गया है। उसके ऐसे बस वो एक शेल में चला, घबराया हुआ जैसे रहता है। और अगर दूसरे जो आप बात कर रहे हैं, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, शाहीन पे अगर देखें आप, वो उसका एटीट्यूड देखें। जो अब जैनब ने उससे पूछा क्वेश्चन और उसने जिस तरह का उसने रिप्लाई किया, मैं आपको बताऊं कि जब एटीट्यूड तब होता, एटीट्यूड पॉजिटिव रखें आप। एटीट्यूड का मतलब जब एटीट्यूड होता है तो फिर एक्ट आप करते हैं, एक्ट करते हैं तो फिर परफॉर्मेंस निकलती है, परफॉर्मेंस होती है तो फिर आप इस तरह के एटीट्यूड में आते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस पे ना, शाहिद अफरीदी की एक स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा है कि बॉलर्स ने लाहौर का मैच हरवा दिया, जिसमें उन्होंने खास तौर पर शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ का नाम लिया है कि ये वो खिलाड़ी हैं जिनको रेस्ट देनी चाहिए और इनको अभी गेम अवेयरनेस नहीं है क्योंकि इन्होंने गलतियां रिपीट की हैं। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने वो कहते हैं ना, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ये अब तब ये बात कर रहे हैं जब हम सब कर रहे हैं। हम तो कब से कर रहे हैं ये बात। इसको रेस्ट करवाएं शाहीन अफरीदी को, इसको बताएं। ये तो उनका अपना बच्चा है ना, घर में बताएं, बाहर बताएं, ग्राउंड में बताएं। एज ए प्रोफेशनल आपको पता होना चाहिए कि शाहीन की तो जगह, ये मैं हैरान हूं कि जो कप्तान है वो लाहौर कलंदर का, उसको रेस्ट लाहौर कलंदर से भी करवानी चाहिए, उसको बाहर बैठाना, ठीक है। और सिखाना चाहिए, फिजिकल फिटनेस पे काम करना चाहिए। उसके बाद उसको पता होना चाहिए एज ए फास्ट बॉलर कहाँ पे वो खेल रहे हैं, किस कंडीशन में। आपको पता है कि अभी 36 मैचेस हो गए हैं
36 मैचेस, अभी तक उसने एक मैन ऑफ द मैच नहीं लिया। 24 उसके मैच हो चुके हैं, इंटरनेशनल मैचेस की बात कर रहा हूं। और हारिस रऊफ के 22 मैचेस हो गए हैं इंटरनेशनल, उसने एक मैच में भी मैन ऑफ द मैच नहीं हुआ। और शाहीन को तो बहुत ज्यादा काम करनी है। शाहिद अफरीदी ने इसीलिए कहा कि बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया है उनके ऊपर भी। उन लोगों को पता है वो क्या कर रहे हैं, ताकि बाकियों को एक मौका मिले। जी, वो करना चाहिए। देखें, तो हम कब से कह रहे हैं ना, जो बात मैंने पहले की। और हारिस रऊफ वो 10 की एवरेज से रन खा रहा है अभी पूरा पीएसएल में, अगर देखा जाए तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। ये दोनों खुद को समझते हैं कि प्रीमियम फास्ट बॉलर है, बल्कि हालांकि बिल्कुल ऐसे नहीं है। ये बिल्कुल सूट नहीं करते T20 में। इनके पास कंट्रोल नहीं है, वेरिएशन नहीं है, फिटनेस नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान का इसीलिए ऐसा हाल हो गया है, इस तरह की बॉलिंग। तो अगर नसीम शाह को हम देखते हैं, नसीम शाह भी डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। वो उनको भी मुझे लग रहा है फिटनेस का इशू है ना। वो भी जैसे भूल से गए हैं। जैसे हमेशा मैं कहता हूं कि जो भी आता है वो डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। तो इसलिए उनको इन तीनों को आराम करवाना चाहिए। फर्स्ट क्लास खिलाएं इनको, अकेडमी में बुलाएं, इनकी फिटनेस पे काम करें, इनकी वेरिएशन पे बात करें, टैक्टिकली इनको स्मार्ट करें। इनको पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में खेल रहे हैं। जी मतलब हम इन 4 लोगों को कब तक डिफेंड करेंगे? लाइक हारिस रऊफ हो गए, शाहीन अफरीदी हो गए, बाबर आजम है, रिजवान है। हम इन्हें सिर्फ डिफेंड ही करते हैं, हमें अब इन्हें डिफेंड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, इन्हें बाहर बिठाना चाहिए। बाबर को तो आपने वैसे ही अभी 3 से में T20 में मत खिलाएं, ठीक है, अच्छी बात है। रिजवान को बाहर निकाल लें, मोहम्मद हारिस को लेके आए। रिजवान की तो बहुत सारे इश्यूज हैं, याद रखें। रिजवान ना वो कीपिंग उस तरह से कर रहा है, याद रखें, ना वो फिट है, और वो समझता है उसको कोई मेंटली प्रॉब्लम मुझे लगती है। उसको ओवर कॉन्फिडेंट है। वो ओवर कॉन्फिडेंट कैसे मैं कहता हूं कि वो ये समझते हैं कि शायद मैं अंदर रहूंगा तो मैच जितवा सकता हूं, और मैं आउट हो गया तो सब आउट हो गए। याद रखें, वो तो लीडर तो ऐसा होता ही नहीं है। जो कप्तान होता है वो बड़ा डिफरेंट माइंडसेट होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव होती है। तो दूसरा, अगर बाबर की बात करें, बाबर को तो हमने खुद उसका कॉन्फिडेंस शटर कर दिया ना सबने मिलके। बाबर ने रन्स इतने किए हुए हैं, इतने रन्स किए हुए हैं, हम लोग उसके यूज्ड टू हो गए हैं उसको। अगर वो रन्स नहीं करता तो हम सारे परेशान हो जाते हैं। याद रखिए, उसकी वजह यह है कि जो 8-10 साल से जो पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है, तो वो बाबर ने थोड़ा सा अगर सहारा दिया तो वो बाबर था, याद रखें। वरना आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। और ये फखर जमान है, 2 प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने थोड़ा सहारा दिया बैटिंग को, वरना पाकिस्तान का इससे भी बदतर हाल होता, मैं समझता हूँ। ठीक है, लेकिन जो मुल्तान सुल्तान की कारकर्दगी कर रही वो एक गिरती दीवार थी, जिसे बाबर आजम की टीम ने एक थोड़ा सा धक्का लगाया। उन्होंने बहुत नन्ना मुन्ना सा टारगेट दिया था और वो इजीली इन लोगों ने अचीव कर लिया। क्या कहेंगे आप रिजवान के बारे में? मैंने अभी जो डिस्कस किए है रिजवान, मैं यही कह रहा हूँ कि रिजवान को लेना चाहिए, मुल्तान सुल्तान को। हाँ, अब बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैं कहता हूँ कि मुझे तो लगता है कि अली तरीन को टीम भी नहीं मिलनी चाहिए। और अगर इनको मिलती है तो जो भी मुल्तान सुल्तान का ऑनर है, जो भी आते हैं, लेकिन ये टोटली डिफरेंट माइंडसेट लेना चाहिए। फ्रेश माइंडसेट हो, एनर्जेटिक हो। जैसे हारिस है, मोहम्मद हारिस खेलता है, वो बड़ा चारों तरफ शॉट खेलता है, दिलेरी से खेलना चाहिए। इसका इम्पैक्ट पड़ता है ना। तभी फिर आप कहते हैं ना कि ग्राउंड में क्यों नहीं कोई आ रहा। ग्राउंड में कैसे कोई आएगा जब आपकी पाकिस्तान की टीम हार रही है, मुल्तान सुल्तान हार रही है, पेशावर ज़ल्मी हार रही है। हम अपने साथ हमें ज्वाइन किया इस वक्त अशरफ चौधरी साहब ने। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारे सीनियर हैं और खेलों की दुनिया में 30 साल का तजर्बा है, और क्योंकि इनकी राय भी बड़ी मोतबर होती है। तो साहब, आप क्या कहेंगे जिस तरह से सीनियर प्लेयर जो कि जिनका पिछले 4-5 साल से मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, और उनकी अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए, रिजवान ने रन्स तो बहुत ज्यादा किए हैं, लेकिन वो रन्स क्रिकेट के हलकों में पसंद नहीं किए जा रहे, क्योंकि उनके रन्स एक साइड पर और उनकी टीम की परफॉर्मेंस एक साइड के ऊपर। कैप्टन ही फ्रंट पर लीड करता है। अगर वो उसकी परफॉर्मेंस के बावजूद टीम कुछ ना करे और वो ऐसी परफॉर्मेंस हो जो सिर्फ उसी के काम आए, बल्कि उसके भी काम ना आए, तो फिर इसी तरह और भी शाहीन को ले लें, हारिस को ले लें, नसीम को ले लें, बाबर को ले लें। अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि शाहिद खान आफरीदी ने आज एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि 70% क्रिकेट इन सब की खत्म हो चुकी है। आप एग्री करते हैं इस बात से? जी, मैं देखें, जितनी क्रिकेट इन्होंने बहुत ज्यादा खेल ली है, लंबे अरसे से पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो जिस तरह आपने मोहम्मद रिजवान की बात की, तो मोहम्मद रिजवान देखे मुल्तान सुल्तान के कैप्टन है, और जिसकी वजह से वो बेशक अपने रन कर रहे हैं, लेकिन उनकी टीम कहाँ पे खड़ी है? उनकी टीम बिल्कुल बॉटम पर है।
और पाकिस्तान टीम की भी उन्होंने क़यादत की और पाकिस्तान टीम को भी उन्होंने बॉटम तक पहुंचा दिया। तो ये जो तमाम कारकर्दगी प्लेयर की उस वक्त गिनी जाती है जब उसकी साथ टीम भी जीत रही हो। तो आपकी बात से मैं एग्री करता हूं जो शाहिद अफरीदी ने बात की है ना कि इन खिलाड़ियों का जो कैरियर है ना वो अब अपने इख्तिताम की जानब जा रहा है। तो ये चाह रहे हैं कि जितना भी वो प्रलॉन्ग कर लें, जितना भी ज्यादा से ज्यादा खेल लें, क्योंकि इन्होंने अब गोल तो सेट कर लिए होंगे ना कि किसी ने जो 2028 में ओलंपिक्स गेम्स होनी है उसमें भी क्रिकेट शामिल होनी है, तो उसमें भी इनकी टीम ये वहां पर भी नुमाइंदगी कर लें। फिर 2026 जो अगला वर्ल्ड कप होना है 2027 में 28 में, उसमें भी ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर लें। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा अलमिया होगा अगर ये मजीद इतने साल पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि आपको पता है माजी में दोस्ती यारी की टीम कहा जाता था। ये लोग अपनी दोस्तियों के अलावा किसी को बीच में घुसने ही नहीं देते थे, क्योंकि जब तक मोहम्मद रिजवान टीम में है तो किस तरह हसीबुल्ला की टीम में जगह बन सकती है, किस तरह मोहम्मद हारिस की बतौर विकेट कीपर जगह बन सकती है, किस तरह उस्मान खान की टीम में जगह बन सकती है। इसी तरह आप सोचा जा रहा है कि जो बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज है उसमें भी नए खिलाड़ियों को शामिल कर दिया जाए। लेकिन आज जो मैंने लिस्ट देखी वो मैं तो बड़ा हैरान रह गया कि इन्होंने 6 नंबर तक ओपनर्स जो अभी पीएसएल में कारकर्दगी दिखा रहे हैं, पहले 6 नंबर तक उनका ही नाम है। तो ये अगर ये रेगुलर ओपनर्स के साथ जाएंगे, अगर 2 ओपनर्स 3 ओपनर कर लें, मगर 6 ओपनर्स को अगर टीम में शामिल करते हैं तो फिर अलमिया यही होगा कि जिस तरह मुल्तान सुल्तान 100 रन भी उसके लिए बनाना मुश्किल हो गए, तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में तो कोई आपको आपके साथ कोई वो कहते हैं ना नरमी नहीं करेगी कोई टीम। हाँ, जिस तरह बांग्लादेश ने आपके खिलाफ 2 टेस्ट मैच आपको आपके होम ग्राउंड पर हरा दिए, आपने बिल्कुल उसको लाइट लिया तो कोई मसला नहीं, हम जीत जाएंगे। मैंने कल एक क्लिप देखा चौधरी साहब मानी साहब आपसे भी कि नाहिद राना नेट पर बॉलिंग कर रहे हैं और हारिस बैटिंग कर रहे हैं और वो गुड लेंथ पर गिरा हुआ बॉल इतना तेज बॉल था कि ना उसे लेफ्ट कर पाए ना उसे खेल पाए और उनकी बॉडी उनके बाजू पर किसी जगह पर लगा और वो गुस्से से बैट उन्होंने फेंका नेट के अंदर और फिर वो बाहर की तरफ आगे भी नाहिद राना ने उनसे जाकर थोड़ा सा पूछा भी कि ज्यादा तो नहीं लगा। तो अगर ये नाहिद राना इतने डेंजर हैं कि वो नहीं उनसे खेले जा रहे हैं तो फिर तो बांग्लादेश भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे लिए। और अगर नए लड़के खेलेंगे जैसा आपने बताया कि 6 ओपनर है, तो 6 ओपनर जब आप खिला देंगे तो नंबर क्या सेट होंगे, किस तरह से होंगे। अगर वो 6 ओपनर जो है वो अपने आप को सीरीज के बाद ये जस्टिफाई ना कर पाए कि वो एज ए ओपनर खेले या मिडिल ऑर्डर खेले, तो कौन उनकी बात सुनेगा और वो किसको बता पाएंगे। यही तो अलमिया है इमरान कि इनकी बात स्पोर्ट्स कौन करेगा। अगर इस मर्तबा बांग्लादेश ने आपको आपके होम ग्राउंड पर T20 सीरीज भी हरा दी तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का वही हाल हो चुका हुआ है जो बांग्लादेश कह रहा हूँ जो पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी का हो चुका हुआ है। ठीक है, एक मिनट मानी भाई, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो ये 6 ओपनर्स की बात कर रहे हैं जोई साहब के 6 ओपनर आएंगे, उनकी लिस्ट इनके पास है, इनके जराए बड़े तगड़े हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो मुझे तो फिक्र लग गई है कि 6 अगर ओपनर ही हैं तो मिडिल ऑर्डर कहां से आएंगे, स्पिनर्स कहां से आएंगे। स्पिनर्स ने तो परफॉर्म ही नहीं किया क्योंकि उनको खिलाया ही नहीं गया। इमरान, मैं यहाँ पे एक और बात करूंगा। मेरे जो जराए हैं उन्होंने ये सारी चीजें कंफर्म की, मैंने खुद लिस्ट देखी और उसके बाद फिर सिलेक्शन कमेटी का अभी इजलास होना है, वो भी मैं आपको खबर दे देता हूँ। वो जो इजलास है वो 15 मई को लाहौर में हो रहा है। 14 को पहला प्ले ऑफ यहाँ पर खेला जाएगा, 15 को सिलेक्शन कमेटी पहले टीम अनाउंस हो जाएगी। सिलेक्शन कमेटी को टास्क दिया है कि 14 मई तक जो प्ले ऑफ है उस वक्त तक जो टीम के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है इनकी उसकी एक लिस्ट तैयार करें। 15 को जो इजलास होगा उसमें, क्योंकि बांग्लादेश ने तो अपना 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस कर रखा है, अब पाकिस्तान ने अभी 15 मई को करना है। तो आप अंदाजा करना है कि बिल्कुल जब सर पे आ जाएगी टीम उस वक्त ये अपनी टीम का जी बानी भाई देखिए इमरान जी ये जो बात कर रहे थे ना ओपनर वाली, तो देखिए अलमिया ये है कि यहाँ पे जो पीएसएल में जब आते हैं ना कोई मिडिल ऑर्डर भी, जैसे सऊद शकील की बात कर लें, वो भी ओपन कर रहे हैं।
हालांकि मैं वो टेक्निकली उसने बड़े अच्छे स्मार्ट डिसीजन किए हैं, वो उसको एक अलहदा से कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ओपनर भी 6 सिलेक्ट हैं, अगर आप मिडिल ऑर्डर भी कर देते हैं, याद रखिएगा ये इतनी सेल्फिश अप्रोच से क्रिकेट खेलते हैं। इनको ऊपर खिलाएं, नीचे खिलाएं, इनको ये सारे के सारे खेलना चाहते हैं जहां मर्जी हो ये, ठीक है, ये पहली तो बात क्लियर है। तो इसलिए इनका कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। याद है कोई ये फखर भी आ गया है और रिजवान भी है, उसमें फलाना भी है, वो 2-4 और बच्चे हैं, तो सारे के सारे ये कहीं भी खेलने को तैयार है। प्रॉब्लम ये है कि पीएसएल में अगर इनको डायरेक्शन मिली होती कि आपने मिडिल ऑर्डर को मिडिल ऑर्डर में खिलाना है, ये रिक्वायरमेंट है, हमारी ओपनर्स को ओपनर खिलाने हैं, हसीबुल्लाह को क्यों नहीं खिलाया गया पूछना चाहिए, ठीक है। फैसल अकरम को क्यों लेट खिलाया, आकिफ जवेद को क्यों नहीं खिलाया इन्होंने, ठीक है, रिजवान ने। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो क्वेश्चन मार्क है। तो फिर इस तरह के रिजल्ट ही आएंगे और देखिएगा आप, ये जैसी टीम आएगी वैसे खेलते हैं। अच्छा, बांग्लादेश जैसे खेलेंगे, ये बांग्लादेश से आगे लग रहे हैं। अब हमने ये चीजें एनालिसिस कर ली कि बांग्लादेश से भी खतरा है। जैसे आप भी मैं थोड़ा सा ये जवाब मैं आपसे भी चाहूंगा। हम जब अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ तो हम अमेरिका से हार गए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलता क्योंकि ये जो प्लेयर खेल रहे हैं ये 2000 ऑलमोस्ट 15 से ये प्लेयर हम बहुत सारे कंटिन्यू कर रहे हैं और इसको साथ लेकर चल रहे हैं। फिर बीच में 16, 17, 18 में भी कुछ प्लेयर नहीं आए हमारे साथ खेलने के लिए। पर प्रॉब्लम इज दिस कि आपको लगता है कि जो क्रिकेट हम खेल रहे हैं और जो आने वाले वो कंट्रीज, चले टॉप के 12 तो साइड पे कर देना, चले 10 साइड पे कर दें, जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, जो क्रिकेट वो सीख रहे हैं, जिस क्रिकेट को वो फॉलो कर रहे हैं, हम तो उस क्रिकेट को फॉलो भी नहीं कर रहे और उस स्टाइल से खेल भी नहीं रहे। तो इसका मतलब है कि 5 साल के बाद जो एसोसिएट मेंबर्स हैं वो तो मॉडर्न डे क्रिकेट के ऊपर मास्टर बन गए होंगे। इसीलिए तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमेरिका आने वाले वर्ल्ड कप में फिर पाकिस्तान को हराएगा, क्योंकि अमेरिका ने तो काम शुरू कर दिया था मॉडर्न डे क्रिकेट के ऊपर। इसी तरह आयरलैंड, नेदरलैंड, ये सारी टीमें काम कर रही हैं। पाकिस्तान ने ये तो काम शुरू ही नहीं किया। जब शुरू ही नहीं किया तो फिर ये काम कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा? जी मानी भाई, सबसे पहले आप बताएं, फिर चौधरी साहब की तरफ चलते हैं। देखिए इमरान, इसीलिए डिफरेंस बढ़ रहा है। आप देखें उधर ले लें, आईपीएल में जो प्राग ने लड़के ने 6 छक्के मारे हैं, वो 2017 से स्टार्ट किया उसने फर्स्ट क्लास। उसको 10 साल की उम्र में सिखा दिया होगा ना कि तुमने क्रिकेट ये वाली खेलनी है। अब देखें वो 8 साल के बाद आज रिजल्ट मिला है। वो क्रिकेट जो खेलता आ रहा है, मैं उसे देख रहा था, उसके जो स्टैट्स देख रहा था, 2017 में उसको फर्स्ट क्लास खेला। 1 साल पहले उसको खिलाया गया अगेंस्ट बांग्लादेश, श्रीलंका, डेब्यू उसको हुआ। लेकिन उसका रिजल्ट देखें क्या है और उनकी आगे क्रिकेट की भूख है। ये मैं बताने का मकसद है 8 साल ये उसका जो कैरियर था। अब हमारे जो शाहीन अफरीदी उसको 8 साल खेलते हुए हो गए हैं, ठीक है जी, 10 साल हो गए, 12 साल रिजवान को खेलते हुए। और रिजवान के अंदर क्यों भूख खत्म? क्रिकेट, इनके अंदर क्रिकेट की भूख नहीं है। थोड़े से वो इनके स्टमक बहुत छोटे से हैं, ये 2-4 घरों में बड़े खुश हैं, 2-4 गाड़ियां आ गई, ये जब रच जाते हैं तो फिर ये बस क्रिकेट की भूख खत्म हो जाती है। इनके अंदर वो चीज ही नहीं है जो भूख होनी चाहिए। पहले चौधरी साहब से जवाब ले लें, फिर मेरा एक क्वेश्चन और है। जी चौधरी साहब, क्या कहेंगे कि 32 ममालिक में से वो तो मॉडर्न डे क्रिकेट सीख रहे हैं, हमने तो वही क्रिकेट सीखी हुई है जो पुरानी, और उसी को लेके चल रहे हैं, तो फिर हम तो सबसे हारेंगे। इमरान देखें, जिसका कोई उस्ताद ना हो तो वो बेउस्तादा कभी भी कामयाब नहीं होता। हम यहाँ पर गैर मुल्की कोचेस की तलाश के लिए लगे हुए। हमने एप्लीकेशनें भी 4 तारीख खत्म हो गई, एप्लीकेशनें भी आई, बड़ा मायूस कुन वहां पर रिजल्ट आया है। जो मैं आपको जराए से खबर दे रहा हूँ कि वहां पर बहुत ही कम गैर मुल्की कोचेस ने दिलचस्पी का इजहार किया है कि वो पाकिस्तान टीम को कोच करें, ठीक है। और ऐसे में एक मतलब पीएसएल वाले ही थे, बाकी और कोई नहीं था। बस ऐसे ही है, बहुत कम कोचेज हैं जिन्होंने किया है। फिर हो सकता है कुरा फाल जो है ना वो आर्जी तौर पर किसी पाकिस्तानी कोच के नाम ही निकल आए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इस्लामाबाद के हसन थे उनके साथ राब्ता करने की कोशिश भी की। उन्होंने भी कुछ शराइत ऐसी रख दी हैं। वो कहते जी, मैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के टीम मैनेजमेंट के साथ मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, मैं उन्हीं को तमाम के तमाम अपने साथ सपोर्टिंग स्टाफ के तौर पर, जो हमने पहले भी बात की, मानी भाई से मैं कहता रहा कि जो आएगा वो सपोर्टिंग स्टाफ लेके आएगा, और ये बात काबिल कबूल नहीं है नेशनल क्रिकेट अकेडमी वालों को। बिल्कुल बिल्कुल ये कबूल नहीं है। और अगर आप मॉडर्न डे की क्रिकेट की बात करेंगे, आपके वहाँ कोई ऐसा कोच नहीं है जो लोकल, जो मॉडर्न डे क्रिकेट का कोच हो। तो ऐसे में फिर हम कहाँ खड़े हैं? हम तो फिर वही है कि इंतजार है तो कोई अल्लाह मौजदा कर दे तो हम भी लोग कामयाब हो जाएं। तो मौजा लगता है आपको ये होने से हमारे? मैं इमरान जी मानी भाई, आप थोड़ा ऐड कर दीजिए। मैं कहना देखो
जब तक आप ये काम, अभी ये जो रिजल्ट आप चाहते हैं ना कि जो मॉडर्न क्रिकेट वाला आपको मिले, वो कभी नहीं मिल सकता। ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा और 8-10 साल, और अभी से अगर काम स्टार्ट करेंगे तब उसका वो रिजल्ट काम आपको अगर मिलेगा शुरू 8-10 साल होगा के तो, बाद। वो काम अगर नहीं कैसे? होगा तो फिर नहीं। हाँ, तो वो काम कैसे आपको, वो जो 10 साल के बच्चे ढूंढे आप, उनके ऊपर काम करें, अंडर 15 के बच्चों के ऊपर काम करें, एकेडमी में बुलाएं, पावर हिटिंग उसको बताएं, जो असल पावर हिटिंग है, वो नहीं जो मैंने देखा रजाक साहब ने करवाया ना, जो वो तो उसको तो मैं मानता ही नहीं है। ये मसल मेमोरी बन चुकी होती है। ये जो जितने भी सारे लोग बुलाए थे ना 20 के बाद वाले, 25 के बाद, हम तो इनको काम ही नहीं सिखाते यहाँ पे। उनकी मसल मेमोरी बन चुकी है। जैसे मोहम्मद हारिस है, उसको कोई नहीं बता सकता कि तूने कवर पे मारना है, ये तूने इस चीज को इम्प्रूव करना है। वो उसने खुद ही अगर कर सकता है तो करेगा, वरना नहीं। एब्सोल्युटली, बड़ा अच्छा आपने वर्ड यूज किया ये। तो इसलिए ये जो चीजें, इस पे इसका कसूरवार कौन है? वो है जो 15 साल से क्रिकेट बोर्ड के साथ है, जो कप्तान था 15 साल पहले, 10 साल पहले। वो कौन था? वो मिसबा उल हक है। मिसबा उल हक मिला आपको, उसके बाद उसने क्या रिजल्ट दिया? अजहर अली मिला आपको, अजहर अली मिला आपको, हसन शफीक मिला आपको। क्या, कहाँ गए वो? और किस तरह की क्रिकेट खेल रहे थे वो माइंडसेट क्या था? और उसके बाद फिर रिजवान मिला गिफ्ट में आपको, ठीक है जी। तो रिजवान ने अब क्या दिया हमें? हम कहाँ पे खड़े हो गए आके? तो इसलिए ये तो जितनी जल्दी रिजवान, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी ये डेडवुड हो चुके हैं। इन्होंने 8-8, 10 साल सर्व कर लिया। अगर ये अब इम्प्रूव नहीं किया तो इनको कभी भी ये करेंगे नहीं। आपको इनको जो मर्जी कोच ला दे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये इन्होंने अगर नहीं इम्प्रूव किया तो इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक और सवाल छोड़ा जा रहा हूं कि क्या पीछे ऐसे लोग हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं? ब्रेक के बाद वापस आते हैं और तो इसी सवाल का जवाब लेते हैं। वेलकम बैक जी। और सवाल ये था ब्रेक पर जाने से पहले कि कोचेस के हवाले से हम बात कर रहे थे कि कोचेस कहाँ से होंगे, क्यों होंगे, और ये सेटअप कब शुरू किया जाएगा, और ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ये कैसे होगी। मानी भाई, मेरे एक सवाल के दो पहलू हैं, जरा उसके ऊपर मुझे आपकी राय जाननी है। सबसे पहली बात तो ये, अगर हम 8 साल पहले ये काम शुरू करना है और 8 साल के बाद इसका रिजल्ट लेना है, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो कोचेस इस वक्त हमारे सेटअप के अंदर है, जिन्हें नेशनल क्रिकेट एकेडमी कोचिंग एजुकेशन के थ्रू ट्रेन कर रही है, वो कोचेस इन 8 क्या 10 सालों में भी ये काम कर पाएंगे? इसका जवाब चाहिए आपसे। और दूसरा ये कि अगर ये नहीं कर पाएंगे आपके मुताबिक, तो फिर ये जो पर तोल रहे हैं कि हमें नेशनल क्रिकेट टीम की कोचिंग दी जाए, क्यों ना इनको इसी तनख्वाह के ऊपर, काम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेना ही है ना, तनख्वाहें भी दे रहे हैं इन मेंटोर्स को, तो इनको क्यों ना अंडर 13 और अंडर 17 तक महदूद कर दिया जाए कि यार आप पैसे तो ले रहे हैं, हम आपको पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन आपने यहां से प्लेयर्स को बनाना शुरू करना है और आपकी सिर्फ यही जॉब है 3 साल। आप छोड़ देंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में हम किसको लेके आ रहे हैं, किसको नहीं लेके आ रहे, किसको रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे, ये हम आपसे 3 साल बाद पूछेंगे। अभी आपका ये काम है, आप इसी के ऊपर लगे रहे। तो क्या ये काम करने से पाकिस्तान की क्रिकेट 10 साल बाद वहां होगी जहां आज दुनिया की क्रिकेट खड़ी है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आपने ये देखना है ना, अब आपके पूल में है क्या, जो प्लेयर्स हैं उनको कैसे आपने वो, अगर आपने थोड़ी सी बेहतर क्रिकेट और compete करना चाहते हो, टच करना चाहते हो उस लेवल को जो दुनिया खेल रही है क्रिकेट, उसके लिए पहले आपने आइडेंटिफाई करने हैं कौन कौन से क्रिकेट उसमें कौन है। जैसा भी कहते मोहम्मद हारिस है, उसको फॉरन पिक कर, हसीबुल्ला को साथ रखें, रिजवान को तो उसको तो नजर नहीं आना चाहिए इसके पास भी। मनी भाई सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये बातें अभी वो नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर हमें 8 साल पहले प्लान शुरू करना है, आज अगर काम शुरू करना है कि यार 8 साल बाद टीम ये हो, तो उसके लिए जो मैंने आपसे चीजें पूछी हैं कि क्या सारे जिनको 50-50 लाख रुपए दे रहे हैं इनको अंडर 13 और 17 तक महदूद कर दिया जाए? बिल्कुल। और फिर उसके बाद अगर हम अपना सॉरी इमरान जी मैं बताऊं आपको, इनको चलिए इधर ही आ जाते हैं। मोहम्मद यूसुफ है जैसे, अच्छा पहले तो उनका माइंडसेट देखना है। मोहम्मद यूसुफ को कोचिंग किस तरह की आती, क्या करना चाहते हैं? वो बड़े टेक्निकली बहुत अच्छा है। ये मैंने बहुत प्लेयर देखा जो प्लेयर भी ग्रेट था और कोच भी अच्छा है। टेक्निकली बात कर रहा हूँ। अब वो टेक्निकल उसको कहाँ जरूरत है? उसको ले आए अकेडमी में अंडर 15 के साथ। भाई अंडर 15 उसको बोले इसकी बेस बनाए, इनकी बेस बनाए। अच्छा फिर मैंने यूनुस खान को, अभी इनके साथ मैंने कोई मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं उनको सुना है 2-3 दफा बोल, ठीक है ले आए उनको भी, उनसे पूछें आप हमारा ये 3 साल है, आपको ये टारगेट दिया है, ये 10 बच्चे हैं या 15 बच्चे हैं बैट्समैन, इनको क्या करवाएंगे? अच्छा वो मुझे लगता है जो मैंने क्रिकेट उनकी देखी, अगर वो ऐसे बता भी सकते हैं, वो टेक्टिकल पे काम करें, टेक्टिकली वो स्मार्ट करें बच्चों को, अंडर 17 उनको दें, ठीक है। और ये उसके साथ फिर बच्चों के साथ एक मॉडर्न क्रिकेट का कोच बाहर से लेके आए जिसको ये समझ हो। जैसे मैं एग्जांपल देने लगा हूं आपको, आपका सबसे हैंड स्पीड सबसे ज्यादा तेज है उसकी ये आर्म स्पीड, वो फखर जमान की है। अगर 90 माइल्स कोई बॉल करता है
फखर जमान का लेकिन अब बैट कम हो 100 गई, माइल से उसका बम आता है, रिफ्लेक्सेस उसको स्लो कम्पीट है, करना है। रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए ना। अगर चले आप चलिए मैं फिर भी आप कहते हैं कि उसको ठीक बहुत है, तेज है, एग्जांपल चलें। दे रहा हूँ कि हाँ साहबजादा फरहान की ले उसकी लें। बेहतर इनमें से फादर फरहान भी ठीक है, लेकिन अभी उसको मैंने 145 ऊपर वाला 150 वाला बॉलर नहीं देखा, उसका अंदाजा होगा, क्योंकि जब आप जितना अच्छा ये इस तरह के काम करने पड़ेंगे, आपको बंदा लेके आना पड़ेगा जो अंडर 15 बच्चों को बताए, और ये इनको सबको चाहिए, इनको नीचे लगाएं, जो ये ऊपर तो कोई कोच चाहिए ही नहीं। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान टीम के हाँ, साथ किस तरह का बंदा चाहिए होता है, मैन मैनेजर हो, बड़ा अच्छा साइकाइटिस्ट हो, याद रखिएगा, जैसे जो इंतखाब आलम डील साहब करना थे, जानता हो, कोच और ऑर्गेनाइज मैनेजर। करता हो। मैं इंतखाब आलम से तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दें नहीं आपसे, नहीं, मतलब 40 साल आगे वो में पूछता है। फॉर्मूला 92 का अगला यही था ना। इंतखाब आलम रेडी है आपके लेकिन पास, वो अगला 92 का इंतखाब फॉर्मूला आलम तो भी यही था रेडी ना, है उस आपके तरह का पास बंदा चाहिए जो वो। मैनेजर हो बस। हाँ हाँ, ये मजाक एकदम, क्यों मैं उनसे बड़ा फेडअप हूँ। नहीं नहीं, मैं वैसे ही इंतखाब आलम बात ने कर रहा बड़ा हूँ, लंबा 92 में बड़ी हमने ऐसे बात की किया है। था ना, सिर्फ और उनको। अगला जी इंतखाब जी। आलम भी आपके पास रेडी है, वो है मिसबा उल हक। यस बॉस। तो इसलिए हमें माफी चाहिए, इन लोगों से माफ कर दें जो क्रिकेट को समझे, इनको जितने पैसे जितने भी मेंटोर हैं, ये क्लबों में जाएं, बच्चों के साथ काम करें, एकेडमी में काम करें, तब आपको जाके रिजल्ट मिलने शुरू होगा। और कोच, फिर आप कहते हैं गोरा कोच ना हो, मैं आपको बताऊं गोरा कोच क्यों ना हो, उसका माइंडसेट ही और है। यहाँ के जो कोच है वो तो और तरह के, हर बंदा अपना अकेडमी बैठा रिलेशन बना रहा है, प्लेयर्स के साथ रिलेशन बनाता है। जैसे वो मैं नाम ले सकता हूँ, क्या नाम है, शाहिद असलम है, वो कोई टीम बन जाए वो साथ होता है, ठीक है जी। मंसूर आना, जान छोड़ दे हमारी प्लीज, मंसूर आना, शाहिद असलम, ये दो चार और लोग हैं, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। जो भी आता है वो उनके साथ ट्रेवल कर रहे होते हैं, इसलिए आपको बड़ा सीरियस काम करना पड़ेगा, अकेडमी बच्चों के साथ काम करना पड़ेगा, तब जाके आप चले बेहतरी की चले, तरफ आ आपसे भी सकती है, इसका जवाब मुझे साथ लगता साथ लेंगे। मैं ज्वाइन हमें किया है राजा असद अली साहब ने, जो कि उनके नाम और कमेंटेटर हैं। हम उनकी रोज उनका तारुफ करवाते हैं, और क्योंकि उनका तारुफ करवाना बनता है, क्योंकि हर कोई सुनने वाला, चाहे वो एक शख्स भी है, उन्हें पता हो कि राजा असद अली कौन है, इमरान मानी कौन है। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलवेज प्लेयर टू टॉक टू। आप बड़े इज्जत से मिलते हैं और हमारी बिलावजह तारीफें भी कर देते हैं, जिससे नहीं बड़ी नहीं, हौसला अफजाई होती है। अच्छा, ये जरा अभी मानी भाई से बात हो रही थी, तो बात हो रही थी कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर से, और शाहिद असलम साहब का जिक्र हो रहा था, मंसूर राना का जिक्र हो रहा था। मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ, फिर उसके बाद आप दोनों बता दीजिएगा कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ और इसका जवाब आप क्या देंगे। शाहिद असलम साहब, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कैंप लगा, LRCA में प्रैक्टिस हो रही थी, तो बाबर आजम को वो करवा रहे थे जो मॉडर्न डे क्रिकेट की प्रैक्टिस होती है, कि उन्हें पुल मारना सिखा रहे थे, कि किस तरह से पुल मारना है, किस तरह से ऑन ड्राइव खेलनी है। यू बिलीव कि विद इन 10 मिनट्स शाहिद असलम साहब को सांस चढ़ गया था। उनके हाथ में बॉलों का एक पैकेट था और उससे वो बॉल करवा रहे थे। अगर उन्हें सांस चढ़ गया है मॉडर्न डे क्रिकेट की टेक्निक सिखाते हुए, इज इट पॉसिबल कि वो किसी आने वाले यंगस्टर्स को सिखा सकते हैं? अब तो उनकी एज नहीं हो रही, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, उनको सेहत भी दे। तो आपको क्या लगता है कि इन लोगों के अगर हाथ में फ्यूचर है तो कहाँ खड़े हम? सांस चढ़ गया तो वैसे मैंने यार एक दफा ना, हम अंडर 17 की एक क्रिकेट बोर्ड में टीम बनाई थी, और एक अंडर 19 इंडिया से होकर आई थी। तो यहाँ पे मैंने उस वक्त इब्तदाई पहले जो फॉरेन कोचेज आए थे ना, उसमें जैक वॉश थे जो 22 साल के थे, सॉरी जूलियन मिलर वाज 22 ईयर ओल्ड, जैक वॉश वाज इन हिज लेट 80s, वो काउंटी क्रिकेट में खेल चुके थे ऑस्ट्रेलियन से। कैन यू टेल मी कि वो 2 साल के बाद जूलियन मिलर ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ आए और लाहौर में ही स्कोर 97 रन टेस्ट मैच में। अच्छा, ही वॉज वेरी यंग और वो खुद इतना शानदार खेलते थे। और उसी कैंप में रमीज भी थे, उसी में सलीम मलिक भी थे, उसी में मैं भी था, उसमें और भी तलत मिर्जा थे जो पाकिस्तान की तरफ से खेले, ये अंडर 19 में थे उस वक्त। बहरहाल ये जो सिखाना या सांस चढ़ जाना ना, अब पता नहीं, इतने बूढ़े भी नहीं है कि सांस चढ़ गया हो। ये जो क्वालिफाइड कोच, वैसे मेरे ख्याल में उनकी कोई ऐसी लॉबी नहीं है जो कि वो आप ये समझ लें कि वो जबरदस्ती इम्पोज हुआ है, लेकिन गुडविल क्रिएट हो गई है उनकी बहुत ज्यादा, क्योंकि जो भी हेड कोच आता है वो तलब करता है कि शाहिद असलम साहब मुझे चाहिए। क्यों? चले इसका जवाब दे देना, क्यों? क्या हेड कोच को मैच रिपोर्ट नहीं बनानी आती? क्या हेड कोच को मैच प्लान नहीं बनाना आता? क्योंकि लिखने वाला काम है ना, टाइप करने वाला काम है, इसलिए क्या? अब ये भी सुन लें, जो आपके नामी ग्रामी टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, मैं तो इमरान आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ गेम, मैंने तो 52 के जो टीम के लोग थे, बुजुर्ग थे, उनके से बाद मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, मैंने उनसे खुल आके बातें की हुई। ये लिखना, पढ़ना, टाइप करना, कॉरेस्पॉन्डेंट करना, टर्म डिक्टेट करना, दफ्तर का काम करना, ये हमारे क्रिकेटर्स का कभी भी शौक नहीं रहा। मॉडर्न डे क्रिकेट तो यही कहती है। नहीं, ये आप जरा आपकी भी न्याजमंदी हुई क्रिकेटर से, हमारी भी है।
वो लिखने पढ़ने में उनमें से किसी को कोई वो ये उनका शोभा इससे खाली है। अगर शाहिद असलम साहब को रिपोर्ट बनानी आ गई है या कुछ आ गई है, ये इजाफी उनमें खूबी है, और कोई इनको पसंद करता है और वो परफॉर्म ठीक कर रहा है, शायद असलम अगर कर रहे हैं तो, अगर नहीं कर रहे हैं तो वो भी तो क्वेश्चन मार्क है। अगर डिलीवर नहीं कर रहे, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं कब करूँ आपके, मतलब मेरे दोस्त आपको पता है कि मैंने लेवल 1 और एलिमेंट्री कोर्स उन्हीं के हाथों से किया हुआ है और मुझे उन्होंने सिखाया, लेकिन वो इस जॉब के लिए राइट मैन मुझे नहीं लगते। अब देखे ना, ये एक पॉइंट वो है कि अब एक चीज है, मैं बार बार कहता हूँ, रज्जे हुए जो है ना लोग, मैं शायद इसम की बात नहीं कर रहा, और यही बात जो है ना वो मानी भाई भी कहते हैं। अब ये है कि इनको कहीं और कर देना चाहिए। जो अच्छा एक और चीज है, अभी ये मैं आमिर अजीज साहब के बारे में उनसे बात कर रहा था। देखिए ये जो एज होती है ना, ये बड़ी डिलीवर करने वाली एज होती है जो शायद असलम साहब की है। वो स्टेबल हो चुके होते हैं और वो इज्जत करवा लेते हैं क्रिकेटर से, लोग इनके बड़ेपन की वजह से इनकी इज्जत करते हैं। अब ये अगर उसमें यकसानियत आ जाए या आप ये समझ लें कि वो फिजिकली, ये मैं तो उनसे काफी अर्से से मिला नहीं हूँ, उनकी इस वक्त ज़हनी कंडीशन क्या है ये मुझे बिल्कुल नहीं पता। आपको मैसेज मिल लेना चाहिए राय साहब एक दफा जरूर। अच्छा मानी साहब, कल उनको फोन करेंगे। जी मानी भाई से जरा पूछ ले शॉर्ट। मानी साहब मुझे ये बताएं कि अगर कोई एक अच्छा प्लेयर है तो क्या वो एक अच्छा कोच बन सकते हैं? क्योंकि क्रिकेट खेलना, क्रिकेट समझना और समझकर खेलना तीनों अलग अलग चीजें हैं, तो क्या कोई इस पे पूरा उतर सकता है? बिल्कुल, आपने आधा तो उसका आंसर बड़ा अच्छा दे दिया है। देखो, क्रिकेट खेलना और खिलाना दोनों बड़ी मुख्तलिफ चीजें हैं। ये कभी ऐसे अच्छा क्रिकेट की जो हिस्ट्री है कोचेस की, मैं आपको थोड़ा सा शेयर करूं। वो जो 99% जो बहुत बड़े कोचेस हुए हैं वो बहुत बड़े क्रिकेटर नहीं थे, ये मैं आपको बता दूं। ना वो टेस्ट क्रिकेटर थे, बहुत ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेली उन्होंने, ना बहुत ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेली उन्होंने। अच्छा, ये खुद पे डिपेंड करता है आप कितना सीखना चाहते हैं। जैसे मैंने आगे एग्जांपल दी कि मैंने मोहम्मद यूसुफ को देखा है कि ही इज अ लकी मैन कि वो बड़े अच्छे क्रिकेटर भी हैं और उतने अच्छे कोच भी हैं। टेक्निकली बता रहा हूँ, टेक्निकली ये मुझे नहीं अंदाजा कि वो जो मॉडर्न क्रिकेटर उसको कितना समझते हैं। अच्छा, ये जो अब दूसरी बात जो पहले इमरान ने की है कि शाहिद असलम साहब, उनको मेरा ख्याल है 25-30 साल हो गए क्रिकेट अकेडमी में। हाँ। तो ये नेचुरल सी बात है, जो आपके पास होता है वो डिलीवर कर चुका होता है बंदा। याद रखिए, मैंने अंडर 15 के ट्रायल दिए, अंडर 19 भी हम खेले, वो वहां पे थे, वो सबके हमारे भी दोस्त हैं, सबके दोस्त हैं सब, इसलिए सब उनकी जो बड़ी अच्छी गुडविल बन चुकी हुई है। तो वो हर बंदा उसको, उनके साथ उन्होंने बड़ा अच्छा रिलेशन बनाया हुआ है। लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या है, वो जो राजा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि वो बड़े हुए इस वक्त, उनको कहीं अच्छा यूटिलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पे करें? आप उनको क्लब में ले जाएं भाई, बच्चों के साथ बात करें, उनके लिए एक जगह है, बात करें आप, उनके लिए एक जगह है उनके लिए एक जगह है, वो है कोचिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट, जहां पर उनको होना चाहिए और उनको, ठीक है। और वहां पर है राहत अब्बास साहब जो कि इस जॉब के लिए मुझे नहीं लगता सेट है। मैं आपको बताऊं एक बात, मैं क्या चाहता हूँ, ये जो कोचिंग है ना, ये इसकी बड़ी फिलॉसफी है, बड़ी अभी जो मॉडर्न क्रिकेट जो समझता है, तो ये हमारे अनफॉर्चुनेट ये है कि जो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं या बड़े अच्छे कोचेज भी हैं, वो सुनना भी नहीं चाहते, ना सीखना चाहते हैं, ना एजुकेशन लेना चाहते हैं कोचिंग की, ना उनको नई जो डेवलपमेंट हो रही है दुनिया में, जो क्रिकेट इवॉल्व हो गई है, तो मतलब वो सीखना भी नहीं चाहते। तो ये अगर कोई किसी से बात करता है तो वो तो हमारे यहाँ बड़ा एक डिफरेंट सा कल्चर है। जब तक आप बड़े अच्छे प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोग जो बाकी जो मंजे हुए, जिनको समझ है क्रिकेट की, वो वहां अकेडमी में लेके आए। मैं तो पाकिस्तान टीम के साथ उनका कोई काम नहीं। मानी भाई आपको याद है कि क्रिकेट इंप्रूव करनी है तो पाकिस्तान के साथ एक साउथ अफ्रीका के कोच आए थे, रिचर्ड बाईपास, जिन्हें वसीम अकरम साहब की रिकमेंडेशन के ऊपर लाया गया था। राय साहब को भी याद होगा, वो क्रिकेटर नहीं थे, वो एक स्कूल टीचर थे जिन्होंने कोचिंग के अंदर एजुकेशन हासिल की, उनकी टर्म सीखी और उसके बाद फिर वो इंटरनेशनल टीम के साथ भी रहे। राय साहब जरा आप बताइएगा कि अगर इस तरह के कोचेस भी आ जाएं, जो कि मानी भाई कह रहे हैं कि क्रिकेट बैकग्राउंड अच्छा ना हो लेकिन उन्हें मॉडर्न डे टेक्निक्स आती हूं, तो वो क्या फायदा नहीं दे सकते? हम तो बेसबॉल का भी कोच, फील्डिंग कोच ले आते हैं। अभी रिचर्ड बाईपास का जिक्र कर रहे हैं ना, वो इतने को नामी ग्रामी उस वक्त कोच नहीं थे। अब वसीम अकरम साहब को उनकी अदा पसंद थी तो वो उनको मुतारिफ करवा दिए यहाँ पर। उसके बाद अभी तक उनका मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है और क्या कर रहे हैं। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये जो कोचिंग असाइनमेंट है, ये इट्स स्पेशलिस्ट जॉब। इसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप एक नामी ग्रामी क्रिकेटर भी हो, लेकिन कुछ लोगों ने बड़े अच्छे काम भी किए, बड़े अच्छे कोचेज रहे हैं। जैसे कि आप रेवल देख लें, आप ग्रेग चैपल देख लें, आप वहाँ कमाल, बड़े कन्वर्सेंट थे, उन्होंने बड़ा टाइम। तो पाकिस्तानी प्लेयर कुछ कोच याद हो, बता दे जरा नामी ग्रामी। अब मैं बताता हूँ, जब बच्चे होते थे तो गुल मोहम्मद, नजर मोहम्मद,
इम्तियाज अंकल, ये हमें सिखाते थे। लेकिन ये मैं हैरान हूँ कि इनका एक्सप्रेशन तगड़ा नहीं था, बट उनके पास बड़ा इल्म था, बड़े बाकमाल लोग थे वो। अब जो कोचेज हैं वो एक और काम करना शुरू हो गए हैं कि वो मीठी मीठी बातें करते हैं, जिसमें मैंने बुलमर को भी देखा, बड़े प्यार से बातें करता था। और मुझे नहीं लग रहा था कि ये कंड्यूसिव है। हमारे यहाँ पर जो है ना वो बड़ा सख्तगीर उस्ताद होना चाहिए या कोच होना चाहिए। कप्तान भी सख्तगीर होगा तो हमें आपकी इसी बात से एक सवाल याद आ गया, पहले मानी भाई से पूछूंगा। मानी भाई, मैंने जो कोचिंग थोड़ी सी सीखी है, जो मुझे किसी से कोचिंग मिली है, वो ये कहते हैं कि आप अगर किसी को कोई चीज स्किल सिखा रहे हैं तो आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखानी होगी। अगर आप खुद को आज पाकिस्तान में बैठ के मोहम्मद यूसुफ या जो भी कोचेज हैं वो अपने आप को कहते हैं वो मॉडर्न डे क्रिकेट के कोच हैं, तो मॉडर्न डे क्रिकेट उन्होंने नहीं खेली, तो क्या वो मॉडर्न डे क्रिकेट करके दिखा सकते हैं, एग्जीक्यूशन करके दिखा सकते हैं? जरा बताइए। लेकिन यही मैं बात जो पहले की ना आपने, बड़ी अच्छी पॉइंट तूने रेज किया इमरान, कि यही मैं जो बात कर रहा हूं कि पहले तो उनको खुद सीखना है कि है क्या मॉडर्न क्रिकेट, इसका ये वर्ड है क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले तो इसको समझना है। अच्छा, फिर अगर यूसुफ भाई को ये अगर चीज का नहीं इल्म तो वो नहीं कर सकते। मैंने आगे उनकी जो तारीफ की है वो मैंने सिर्फ की है कि टेक्निकली ही इज वेरी स्मार्ट। वो टेक्निक पे जो बात करता है बिल्कुल ठीक बात कर रहा होता है, क्योंकि उसको मैंने ये एजुकेशन ली है, सीखी है, पढ़ी है, फिर इस पे अप्लाई किया है। और मोहम्मद यूसुफ वाज वन ऑफ देम। मतलब मैंने और भी लोगों को सुनता हूँ टीवी पे कभी बैठे हुए, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी एजुकेशन होना और उसको समझना, उसको पढ़ना, फिर उसको अप्लाई करवाना। और ये जो मैं हमेशा एक वर्ड ऐड करता हूँ कि जो अच्छा कोच होता है ना, अच्छा कोच, वो टैक्टिकली और मैं आपको साइकोलॉजिकली तौर पे बहुत स्मार्ट होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि राजा साहब किस तरह के क्रिकेटर हैं, इमरान साहब किस तरह के, इनको मैंने राजा साहब से किस तरह से इनसे काम लेना है मैंने, और किस तरह इमरान से मैंने काम लेना है, समझ रहे हैं? तो जो सिद्रा इससे मैंने किस तरह काम लेना है। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी टैक्टिकली हैं। ये कोच का स्मार्ट होना बड़ी अच्छी बात है। और ये मैं मानता ही नहीं हूँ कि पाकिस्तान टीम को कोई 100 टेस्ट खेलने वाला कोच चाहिए। कोच वो चाहिए जो बड़ा अच्छा मैनेजर हो। जी राय साहब, आप बताइएगा जरा कि जो डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ, अच्छा, ये इम्पोर्टेंट जो मानिक साहब बात कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसको बड़ा उसका एक तासुर होना चाहिए प्लेयर्स के ऊपर के मुझे बड़ा पता है, और तुम्हें भी इस चीज का पता है कि मुझे बहुत पता है। जैसे हाँ, अब देखिए, ये जो 119 रन ना करना है, ये जो प्लेयर्स के आपसी एटीट्यूड्स हैं, क्या आप ये हमारी जो क्रिकेट के जो 100% मसाइल हैं वो कोच के हाथ में नहीं है। आप एक और देखें ना, अब जब एक लड़का, जरा इमेजिन करें जरा इसको साइंटिफिकली, जब एक 18 साल की उम्र का, बल्कि उसको पुख्त हो चुका होता है, वो क्रॉनिक प्रॉब्लम लेके आता है, इनकरेजेबल होता है। आपको 6-7 साल की उम्र में कोचिंग में बच्चों को एक बाकायदा प्लेयर में सब कुछ 12 साल की उम्र में पूरी शख्सियत बन चुकी होती है। फिर आप कह रहे हैं अच्छा 18 साल उम्र है, बाद प्लेयर की लंबाई 18 होती है, 20 से 21 साल की हैं, और वो पुख्त होते हैं। अब आप ये समझ लें कि वो जो एक हाई टेक लैंग्वेज है, वो जो उसमें अंग्रेजी की टर्म्स भी हैं, जिसमें हाईली टेक्निकल चीजें हैं, जिसमें ग्रेविटी है, जिसमें एक्सेलरेशन है, जिसमें मूवमेंट है, वो ये समझ पाएंगे? नॉट एट ऑल। मेरे ख्याल में हमारे जो मसले मसाइल इश्यूज है ना, वो माइंड के हैं, माइंड के। और हम उसको आसान जुबान में राजा साहब ऐसे समझा सकते हैं कि हमने कभी बस मतलब सादा अल्फाज में ही कह सकते हैं कि क्या अगर हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसको कह सकते हैं कि तुझे डायरेक्ट 8वीं क्लास में दाखिल कराना है तो पहले घर में पढ़ता रहे, जो मर्जी करता रहे। क्यों हम नर्सरी में दाखिल कराते हैं, क्यों उसको टीचर के हवाले करते हैं? इसीलिए कि भाई वो टर्म सीख ले, बैठना कैसे, उठना कैसे, कैरी कैसे करने अपने आप को। फिर वो आके जाके हम क्या करते हैं, सारी क्रिकेट लड़का खेल जाता है अंडर 19 तक, और जब वो अंडर 19 खेल गया पाकिस्तान के हवाले होता है तो बड़े बड़े कोचेस उसको पकड़ लेते हैं। वो कहता पाइन मिलते कल्चर पता ही नहीं सी, मुझे तो पता ही नहीं आप जो बातें कर रहे हैं। मानी भाई ऐसे ही? सॉरी इमरान। मानी जी, राय साहब आप। हेलो जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो बात कर रहे हैं कि बच्चा जब पढ़ने जाता है नर्सरी में तो उसको फिर वो कैरी करता है सारी चीजों को, आके वो मैट्रिक तक जाता है। लेकिन हम क्रिकेट में क्या करते हैं, हम कोच के हवाले उसको करते हैं अंडर 17-19 के बाद, और वो कहता है कि यार ये कोचिंग भी कोई चीज है, ये कैसे करनी है, और फिर वो कोच की बात नहीं मानता, जो राजा साहब कह रहे हैं। राजा साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये जो देखिए, मैं आपको जो बच्चा 6-7 साल का ना, यही यहाँ से शुरू हो जाती है डेवलपमेंट आपकी। ये जो चीजें हैं ये बताने वाली ये 8-10 साल के बच्चे को आनी चाहिए। और जो आपने बात की है कि इमरान, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, सॉरी, मैंने कहा अच्छा। तो ये जो चीजें, दो मुख्तलिफ चीजें हैं।
हमारे सबसे पहले इसको ये कल्चर लाना पड़ेगा, हमारा कोचिंग वाला कल्चर, और बड़े प्रोफेशनली लोग लाने पड़ेंगे आपको ग्रास रूट लेवल के ऊपर। और फिर एक और कल्चर लाना पड़ेगा फिटनेस का। मैं आपको बताऊं सबसे पहले, ये मैं बताता हूँ, सबसे पहले फिटनेस कल्चर लाना पड़ेगा। आप जिस तरह की क्लब क्रिकेट खेलें, बच्चे को उसको पता होना चाहिए कि मैंने पहले फिट होना है। याद रखिएगा, अंडर 15 लेवल पे, अंडर 12 पे, अंडर 17 पे हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते बच्चे के साथ। याद रखिएगा, सबसे पहले जिस तरह के भी ट्रायल होते हैं, ये बच्चे आते हैं, सबसे पहले फिजिकल फिटनेस। वो जितना मर्जी तगड़ा प्लेयर, अगर वो फिट नहीं है तो वो मेंटली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है तो वो टैक्टिकली फिट नहीं है, टैक्टिकली नहीं है तो वो टेक्निकली फिट नहीं है। और फिर इसी तरह का एग्रेशन आता है जिसको बच्चे को पता ही नहीं होता। जिस तरह के एग्रेशन शाहीन अफरीदी साहब आजकल दिखा रहे हैं, बिल्कुल वो फिट नहीं है। जी राय साहब आप क्या कहेंगे? जो बात मैं कर रहा हूँ कि कोच के हवाले ही प्लेयर तब होता है जब वो पक चुका होता है अंडर 19 के बाद। आप मुझे खुद देख रहे हैं, जिन प्लेयर्स को आप शुरू से जानते हैं, जिनको आपने अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 में देखा है, मुझे उनमें जरा भी तब्दीली और मेच्योरिटी नहीं है। एग्जैक्टली 110% आपने ये बात की है। हाँ, अच्छा एक और, जब हमारी क्लब क्रिकेट तगड़ी थी ना, जब क्लब क्रिकेट में कोई दखल और माकूलात नहीं थी, वो चाचे और अंकल्स के हाथ में थी, तो उस वक्त हमने पैदा किए माजिद खान, हमने पैदा किए जहीर अब्बास, हमने पैदा किए मियां दाद, हमने पैदा किए अब्दुल कादिर, हमने पैदा किए सलीम मलिक, हमने पैदा किए रमीज राजा, तो कप्तान भी बन के बाद में। अच्छा, वो एक ट्रेनिंग थी, एक ब्रॉटअप था, और वो बकायदा जो आप जो लोग लाहौर में रहते हैं, ये जो हमारे हेड कोचेस थे, जो हेड कोचेस तो नहीं, जो क्लब के करते धरते थे, वो बाकायदा मकल्लजात से भी नवाजते थे, गाहे गाहे अभी भी नवाजते हैं, अभी भी नवाजते। और वो काम अब अख्तर मुमताज भट्ट साहब जो हैं, मैं उन्हीं का नाम लेने लगा था। नवाब मंसूर की एक मिसाल है, असल जैदी की एक मिसाल है, मियां असलम अत्तू की एक मिसाल है। अब बड़े नाम नौशाद देख लें, अगरचे मरहूम मामा यूनुस होते थे, मरहूम मामा यूनुस देखे ना। अब इनके तो टॉकों में एक और चीज है, हमने एक और काम किया ना कि आखिरी मिनट हमारे पास, हमने जल्दी कंक्लूड करना है। हाँ, अगर ये वैसे मैं बताऊं, ये सरहद के उस पार होते तो उनके बुत लगे होने थे, हमने उनको बेइज्जत किया, हमने उनको बुरा समझ के एक लड़खोरे तरह समझते हुए दाएं बाएं कर दिया। ये इन लोगों में से क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मनु पहलवान साहब भी याद आ गए, बड़ा नाम किया। देखे ना, ये इनको कोई याद नहीं करता। वैसे हमारी हम तारीख को वैसे भी सबक भी नहीं हासिल करते, ना किसी को मानते हैं। तुम्हारी चीजें बड़ी गंभीर दास्तान है, अजीब से बातें हैं ये। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मानी भाई आपका भी, राय साहब आपका भी, सिद्र अफजल आपका भी। और नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम रेस्ट थी, तो हमने कोशिश की कि हम जरा जो क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल है और बाजी में क्या है, मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है और पहली क्रिकेट क्या थी, उसके ऊपर बात की। इंशाल्लाह कल आपके सामने हाजिर होंगे। कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोटा ग्लैडिएटर, उसके ऊपर बात करेंगे। कल तक के लिए दीजिएगा इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।